हेलो जीनियसेस। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम की। जी हाँ, आपकी और मेरे सांसों की। तो सांस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। भी अगर दुनिया में सारी चीज़ें हों लेकिन केवल सांस ही ना हो, सारी दुनिया ऐसी ही हो, हमारा शरीर ऐसा ही हो, बस इसमें से एक सांस निकाल दें तो क्या होगा? ये दुनिया का कोई महत्व नहीं है, शरीर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, जो हमें बिल्ड करता है, हमारा शरीर के साथ जो कनेक्शन बनाता है, बाहर दुनिया के साथ जो कनेक्शन बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सांसें हैं। तो सांसों की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और इसी के विज्ञान को हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम यानी प्राणों को अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएं, सांसों को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक चीज़ है जिसके बिना हम ज़रा सा भी देर नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट। आप खाने के बिना कई दिन तक रह सकते हैं, 10-15 दिन तक बिना खाने के निकाल सकते हैं, पानी के बिना भी 4-5 दिन रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप 4-5 मिनट भी नहीं रह सकते। सांसों को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपने मन से लेकर अपने शरीर तक की बहुत सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तेज सांस चलना यानी तेज थॉट्स चलना। जब आपकी सांसें बहुत तेज चलती हैं तो आपके विचार बहुत तेज चलते हैं। जब आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं या कम चलती हैं तो आपके विचार कम चलते हैं। अगर आपकी सांसों को आप कंट्रोल करना सीख जाएं तो आप अपने विचार को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। यानी इसी सांसों को कंट्रोल करने की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो अगर हमने सीख ली तो हम अपनी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख सकते हैं जो यूजुअली हम सोचते हैं हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचते हैं ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है आउटर एनवायरनमेंट में, दूसरों पे डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में हम खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे योगीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें करके बताई हैं, जिन्होंने अपने शरीर की एक एक ऐसी एक्टिविटी को, जिसको हम कहते हैं ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें से कुछ भी आप पर्सनली कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने आप सब कुछ चलता रहता है, वो उस नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर लेते हैं। आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, पूरा बॉडी का सिस्टम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। किसके थ्रू? सिर्फ एक सांस लेने की प्रक्रिया जो उन्होंने सीख ली है कि कैसे उस पर नियंत्रण पाया जाए। इस शैलो ब्रीदिंग को थोड़ा समझते हैं। हम ज़्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी लंग्स का केवल 40 से 60% ही इसका हम उपयोग करते हैं। यानी ऊपर का जो लंग्स का आधे से ऊपर का हिस्सा है, ऑलमोस्ट वही ज़्यादा उपयोग में आता है, और ऑलमोस्ट 1/3 जो नीचे का हिस्सा है वो छूट जाता है। यानी वहाँ तक हमारी सांसें जा ही नहीं पाती, या गैसेस एक्सचेंज हम उस लेवल तक कर ही नहीं पाते, लंग को हम उतना प्रोवोक ही नहीं कर पाते हैं। तो लंग की कैपेसिटी कम हो रही है, यानी लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो हो ही सकते हैं। साथ में लिम्फोसाइट्स का अमाउंट कम हो जाता है। लिम्फोसाइट्स का काम है, ये वाइट ब्लड सेल्स का एक वैरायटी होती है जो कि बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि हमारे ब्लड में होता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो लिम्फोसाइट्स का अगर अमाउंट कम होगा तो आपको कोई भी एक्यूट इलनेस जो होती है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी जो बीमारियां होती हैं, जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, वो भी जल्दी होंगे। जो ऑलरेडी आपके जो बॉडी में अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन ऑलरेडी है या फिर पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, वो भी प्रोलॉन्ग होने लग जाती है। उसको हीलिंग होने में बहुत समय लगता है। बॉडी का हीलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका ठीक से काम करता है 2 तरीके से। या तो आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, यानी स्पेशली जो जंपिंग एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि कूदना फांदने वाली जो भी एक्सरसाइज होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके रखती हैं। और दूसरा एक्टिवेशन का एक तरीका है डीप ब्रीथिंग। यानी डीप ब्रीथिंग से हम केवल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम पूरा लिम्फेटिक चैनल को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि हमारा जो ब्लड से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड टिश्यूज़ में चला जाता है उसको वापस लेकर आता है ब्लड में, ताकि ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है, जो फ्लूइड का अमाउंट है, वो ब्लड में ना कम होने पाए, ये जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा टिश्यूज़ के बीच में ना इकट्ठा हो ना पाए। तो इन सब का जो काम करता है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है, जो कि 12 से 14 लीटर डेली इस सिस्टम में हमारा जो फ्लूइड है वो जनरेट होता है और सर्कुलेट होता है, तभी जाके बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त रहती है। अक्सर लोगों को स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग अक्सर बैठे रहते हैं उनके टिश्यूज़ में जगह जगह स्वेलिंग होने लग जाती है, क्योंकि उनका लिम्फेटिक चैनल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इन सबको ठीक करने के लिए बैठे बैठे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। ब्रीदिंग, जैसे मैंने कहा, कि आपके मन को भी कंट्रोल करता है, यानी थॉट्स को कंट्रोल करता है। तो आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी का जो लेवल है वो अपने आप बहुत कम आ सकता है अगर आप तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया को सीख जाएं, या इसको बीच बीच में अपने आजमाते रहें।
कई सारे छोटे छोटे तरीके के सांस लेने के जो प्राणायाम के तरीके हैं वो आप अपना सकते हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा। हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है और उसके बाद लगता है मायोकार्डियल टिश्यूज़ यानी कि हार्ट को। तो जब भी आपके ब्लड में ऑक्सीजन की संख्या कम होती है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो ब्लड का काम है जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी उपयोगिता है सबसे पहले वहाँ लेकर जाएगा। तो सबसे पहले ये ब्रेन में ले जाने की कोशिश करता है, हार्ट में ले जाने की कोशिश करता है और फिर बाकी टिश्यूज़ में पहुँचाता है। लेकिन अगर इसका ऑक्सीजन का जो लेवल है वही इतना कम है कि ये ब्रेन की पूर्ति ठीक से नहीं कर पा रहा है या हार्ट की कमी को पूरा ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? इनसे रिलेटेड बीमारियां होना तो बहुत कॉमन है। तो ये सारे जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं यानी लंग्स, जहाँ पे आपका ये एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रीदिंग के थ्रू, वो अफेक्टेड होता है। ब्लड और लिम्फेटिक चैनल जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन कैरी होता है और टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो अफेक्टेड होता है। और वो ऑर्गन्स जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं यानी ब्रेन और हार्ट, इस पे फ़र्क पड़ता है। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की जो आप रोज़मर्रा में उपयोग कर सकते हैं, और मैं साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि कब इसका उपयोग आप कर सकते हैं, यानी आपको किस बीमारियों में ये हेल्प करेगा और कितनी देर के लिए आप रोज़ इनको कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो आप 2, 3, 4 सारी मिलाकर एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 जिस तरीके से आपकी कैपेसिटी है या जैसे भी आपकी लर्निंग लेवल है। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो आप 1 या 2 से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारी एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हैं। तो पहला है जिसको मैं रिदमिक ब्रीदिंग कहती हूँ। जैसा शुरू में मैंने बोला था कि सांसें क्या करती हैं, आपके आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड से आपको कनेक्शन का काम करती हैं, कनेक्शन जोड़ती हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है जिनमें जो कि बहुत जल्दी बाहर की एनवायरनमेंट का जिन पे असर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत सेंसिटाइज्ड रहते हैं कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे तुरंत उनको अफेक्टेड वो हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको असर होने लग जाता है। किसी ने कुछ जरा सा कह दिया तो उनको तुरंत बुरा लग जाएगा, कोई ऐसी चीज़ हुई जो उनके मन मुताबिक नहीं हुई तो बहुत जल्दी सैडनेस आ जाती है, किन्हीं ने उनको कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया तो उनको वो जजमेंटल बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। यानी बाहर के एनवायरनमेंट को वो बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं, जो भी उनके आसपास में हो रहा है नेगेटिविटी उसको बहुत ज़्यादा एनहांस करके देखते हैं, और उसके कारण उनका मूड भी वेरी करता है और एक सैडनेस, एक लो जो फीलिंग आती है वो उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इस रिदमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। इसमें सिंपल ब्रीद इन और ब्रीद आउट, बस इतना ही प्रैक्टिस करना है। जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट को बैलेंस करते हैं, यानी आप जब इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को बैलेंस करते हैं, तो आपका जो आपका परसेप्शन है फॉर द आउटर वर्ल्ड वो भी एक बैलेंस होता है। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगी उतना बैलेंस्ड व्यू आपका बनेगा बाहरी दुनिया के लिए। तो सिंपल तरीके से जैसे कि आप 5 सेकंड के लिए सांस अंदर भरें, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, और सेम तरीके से उसी रिदम में, जोर से नहीं करना है, उसी रिदम में आप धीरे धीरे सांस को बाहर करें। जिस रिदम में आप सांस को ले रहे हैं उस रिदम में ही सांस को बाहर करना है। 5 सेकंड के लिए अगर आप सांस अंदर ले रहे हैं तो 5 सेकंड के लिए आपको सांस को छोड़ना है। जब आप इस रिदमिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो दिन में 3 से 4 बार आप करिए इसको। जब भी आप ऐसा लो फील करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। आप बहुत भीड़ भाड़ की जगह में वहाँ पे भी इसको आराम से कर सकते हैं, कोई आपको देख के समझ भी नहीं पाएगा कि आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका जो नज़रिया है दुनिया के लिए वो बदल जाएगा, क्योंकि ये आपको मन को कंट्रोल कर रहा है। और बैलेंस बनाने के लिए आप सांसों को बैलेंस करके आप मन को, अपनी भावनाओं को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो ये रिदमिक ब्रीदिंग, दैट्स 1। दूसरा है, इसी को अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, आप खुद लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जाते हैं, यानी आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी अपने अंदर का आप इन्हांस्ड व्यू रखते हैं, अपने आप को आप ज़्यादा बड़ा समझते हैं, और दूसरों के लिए आपके मन में रिगार्ड्स उतने नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको जल्दी गुस्सा आता है या आप जल्दी लोगों को जज करने लग जाते हैं। अगर ये है तो आप इसके लिए इसी का एनहांस्ड वर्जन, यानी आप जल्दी जल्दी सांस लीजिए और जल्दी जल्दी सांस छोड़िए, जिसको हमारे यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। अगर आपको लंग डिसऑर्डर कुछ है तो आप
तब भी ये चीज़ कर सकते हैं। जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जिनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है वो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। सपोज़ आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी है, या आप हार्ट का जो आपको सीवियर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बीपी आपका ज़्यादा बढ़ा रहता है, आपको अल्सरेटिव कोई प्रॉब्लम है, पेट का अल्सर है, हर्निया की प्रॉब्लम है, तो इन सारी कंडीशंस में, या फिर ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है, तो इनमें भस्त्रिका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनल प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। जहाँ जहाँ भी प्रेशर बढ़ने के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, उन जगहों पर ये नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसी जगहों पे इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इनमें से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा सीवियर इलनेस नहीं है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, यानी जोर जोर से सांस लेना और जोर जोर से सांस छोड़ना। और इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है, यानी आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। जब आप सांस लेते हैं तो आप एब्डोमेन को पूरा फुलाइए, और सांस छोड़ते हैं तो प्रेशर के साथ पूरी सांस को बाहर निकालना है। जब आप नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आप कभी प्रेशर नहीं डालते हैं, आप पेट को कभी अंदर दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन यही भस्त्रिका की मेन चीज़ है कि आपको पेट में अंदर प्रेशर ज़्यादा डालना है, ताकि पूरी सांस बाहर आए। जितनी लंग की कैपेसिटी नॉर्मली निकालने की, उससे ज़्यादा आप स्क्वीज़ आउट करने की कोशिश करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा आप निकालेंगे तो जितना जो बचा हुआ भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ वहाँ का, वो भी निकल जाएगा एक फोर्स के साथ। तो जब ये आप ये बार बार करेंगे, थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर एक हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन आती है, जहाँ बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपके ब्लड में। और जब ये कंडीशन आएगी तो आपको थोड़ा सा एक डिजीनेस सा फील होगा, लाइट हेडेड आप फील करेंगे, थोड़ा नमनेस आपको फील होने लग जाएगी उंगलियों में, हाथों में, पैरों में। और उसके बाद आपका जो माइंड है वो एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शिथिल हो जाएगा, और आपकी जो ब्रीदिंग है वो एकदम बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाएगी। और आप लेंगे भी, अगर ब्रेथ लेंगे भी तो वो धीरे से लेंगे, बहुत थोड़ी ब्रेथ लेंगे, क्योंकि आपके अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल ही नहीं दे रहा कि आप जोर से सांस लें। तो वो जो पीरियड है, कुछ मिनटों तक आप ये स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो पीरियड है, ये पीरियड में आप महसूस करेंगे आप बहुत ही काम हो गए हैं, बहुत ही शांत हो गए हैं, मन एकदम शिथिल हो गया है, बॉडी शिथिल हो गई है, आपका एग्रेशन पूरी तरह से चला गया, आपका गुस्सा चला गया, चिड़चिड़ापन चला गया, जो बॉडी में अलग तरह की इरिटेशन हो रही थी, या स्ट्रेस एंजाइटी बॉडी के टिश्यूज़ में कहीं कहीं भरा हुआ था, टेंस्ड जो प्रेशर आप फील कर रहे थे बॉडी में, वो सब कुछ चला जाएगा। तो जिनको ये गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी भस्त्रिका को करने से जिनको स्लीप अच्छी नहीं आती या गहरी नींद नहीं आती, गहरी नींद की जिनको प्रॉब्लम है, वो अच्छी गहरी नींद में सोने लग जाएंगे। क्योंकि ये टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से, तो इम्यूनिटी अपने आप ही बॉडी की बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इम्प्रूव होगा ही, साइनस की जिनको प्रॉब्लम रहती है वो भी ठीक होगी, डाइजेशन इससे इम्प्रूव होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी पूरी बॉडी में बढ़ा रहा है, तेज़ी से बढ़ाता है, तो ब्लड अल्कलाइन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, स्किन आपकी शाइन करेगी, और आपकी टोटल जो बॉडी की मसल एक्टिविटीज़ है, जो वर्किंग कैपेसिटी है जो बॉडी की, वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तीसरी जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसका नाम है ट्राइंगल ब्रीदिंग। ट्राइंगल ब्रीदिंग यानी कि 3 एंगल हमने इसके बना दिए। तो अभी हमने सिर्फ एक्सलेशन और इनहेलेशन पे ध्यान दिया। इस ब्रीदिंग पैटर्न में हम इनहेलेशन करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको रोकेंगे, और फिर एक्सलेशन करेंगे, यानी पहले थोड़ी देर के लिए सांस लेना, फिर उसको रोकना यानी कुंभक जिसको कहते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकालना। तो जो शुरू की हमने 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने कहा था कि हम बॉडी को अंदर और बाहर की जो दुनिया है उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अंदर सांसों को थोड़ी देर रोकने की कोशिश करते हैं तो आप अंदर इंटरनल वर्ल्ड से थोड़ा सा कनेक्शन आप बढ़ा रहे हैं, यानी आप मन को शांत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड जब आप थे तो आप बाहर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपको दिखती थी, जब आप अंदर सांसों को रोक के रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं। तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन रहे हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ रही है, और बॉडी में भी यही चीज़ हो रही है, वो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रही है, यानी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है।
तो वो लोग जिनको बहुत लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी लोगों को कोई छोटी मोटी बीमारियां बनी ही रहती हैं लंबे समय से, अगर वो लोग इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे, इस प्राणायाम को करेंगे, तो उनकी हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाएगी। एक्चुअली बॉडी की प्रॉब्लम्स भी डेवलप इसी के कारण होती हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ का जल्दी से आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। इमोशनल जो बैगेज आपने भरा हुआ है, आपने उसको बाहर नहीं निकाला, उसको आपको सोल्यूशन नहीं मिला। आपकी बॉडी में जो बीमारियां छोटी मोटी आ रही थी, आप उसका सोल्यूशन उसी समय निकाल सकते थे, लेकिन आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली आपको क्या करना है। तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में 3 इसके एंगल्स हमने बोला। पहला, हम सांस लेंगे, तो धीरे धीरे सांस लेना है। सांस लेने की जो तरीका है वो वही है कि आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, यानी कि लंग की कैपेसिटी का हमको 100% यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करनी है। तो सांस आप धीरे धीरे पूरा लेंगे, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग के थ्रू लेंगे, और जितनी देर आप सांस लेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रोकने की कोशिश करेंगे, और जितनी देर आप रोकेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिले करेंगे एक्सलेशन को। यानी अगर आपने 5 सेकंड लिए सांस लेने में धीरे धीरे, या 5 काउंट तक, 5 सेकंड या 5 काउंट जो आपको इनिशियली इजी लगता हो, तो आप 7 सेकंड तक उसको रोकने की कोशिश कीजिए और 9 सेकंड तक उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। 2-2 सेकंड का अगर आप डिले कर सकें। अगर आपको लगता है आप ये डिले नहीं कर पाते तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट इट शुड बी इक्विवेलेंट टू इनहेलेशन टाइम, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपने सांस लिया, धीरे धीरे आपने सांस लिया, 1 2 3 4 5, ये इनहेलेशन हुआ। फिर आपने सांस को रोक के रखा, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर आपने छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें आप देखेंगे आप पूरी तरह से आप थोड़ा एग्जॉस्ट सा फील करते हैं, और आपको लगता है कि तुरंत जल्दी से ब्रीद इन कर लें, तुरंत जल्दी से सांस ले लें। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके धीरे धीरे ही सांस लेने की कोशिश करना है। आप 5-6 ये रिपीटेशन करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि आप नॉर्मल सांस ले लेते हैं, तो आप नॉर्मल सांस ले लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आप लेते हैं, और उसके बाद फिर से इसको 3-4 बार कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपका जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रिलैक्सेशन वाला जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है। इस ट्रायंगल ब्रीदिंग में चूँकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता किसी बॉडी ऑर्गन में, और ये बहुत आराम से हो सकती है, तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको सचमुच किसी सीरियस इलनेस से निपटना हो तो आप इसको आधे घंटे तक भी कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आप थोड़ा सा थक जाएंगे या आपकी पीठ में थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, और कुछ भी इसका साइड इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो स्क्वायर ब्रीदिंग। जैसे हमने अभी ट्रायंगल ब्रीदिंग की बात की थी, यानी आप सांस को लेते हैं और फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। स्क्वायर ब्रीदिंग में हम सांस को छोड़ने के बाद भी रोकेंगे, यानी आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों की स्थितियां इसमें आएंगी। आप सांस को जितना आप देर तक आप सांस लेंगे उतनी ही देर तक आपको सांस को रोकना है। तो आपने जैसे 4 सेकंड या 5 सेकंड तक सांस लिया, 5 सेकंड तक आपने सांस को रोका, 5 सेकंड तक आपने सांस को छोड़ा, और 5 सेकंड तक फिर आपने बाहर रोका। तो इस प्रोसेस में ये एक स्क्वायर का एक तरीके का बन जाता है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रीदिंग कहते हैं। और ये ब्रीदिंग उन लोगों में बहुत अच्छी है जिनमें सीवियर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको हाइपर वेंटिलेशन होता है, जिनको इंसोमिया की प्रॉब्लम है लंबे समय से, उन लोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके मन को खुश कर देगी, शांत कर देगी, और आपके याददाश्त को भी बढ़ाएगी, और आपके इन पैनिक अटैक्स वाले जो सिचुएशन है उसको भी ये कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जब आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हो तब इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि जब आपको एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आए, आप इसको जब पैनिक अटैक आपका आ रहा हो या उस कंडीशन में पहुंच रहे हो, तब भी आप उस समय भी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस बॉक्स ब्रीदिंग में आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। आप 5 सेकंड तक सांस लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 काउंट तक सांस को रोकिए, 1 2 3 4 5, 5 काउंट तक एक्सेल, 1 2 3 4 5, और 5 काउंट तक फिर बाहर रोक के रखिए, 1 2 3 4 5। फिर आप 5 काउंट तक अंदर सांस लीजिए, और इस प्रक्रिया को आप करीब 8 से 10 बार करिए।
इसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं लगेगी, सिवाय इसके कि जब आप एक्सेल करके आप बाहर रोक के रखते हैं उसको तो थोड़ा सा आपको अनईजी लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन वही इसका मेन रोल है कि आप बाहर सांस को थोड़ी देर रोक के रखिए और फिर आप धीरे धीरे वापस से सांस को धीरे धीरे ही लीजिए, जल्दी से लेने की कोशिश मत कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। 8 से 10 बार आप ये प्रक्रिया करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो है एथलेटिक ब्रीदिंग। एथलेटिक ब्रीदिंग हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एथलीट्स करते हैं। जब एथलीट्स बहुत ज़्यादा दौड़ के जब थक जाते हैं तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न किस तरीके का हो जाता है, वो इस तरीके से सांस लेते हैं, यानी वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो यही माउथ ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग की जो कंडीशन है ये हम इस ब्रीदिंग टेक्निक में करेंगे। जब हम नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारा एक ब्रीदिंग की कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी के ऊपर आप सांस नहीं ले सकते, आप चाहें तो लेकर अभी देख सकते हैं। लेकिन जब आप माउथ से सांस लेते हैं, चूंकि आपका ऑरिफिस बड़ा है, आप लार्जर वॉल्यूम में एयर को इनहेल कर पाते हैं। तो अब ज़्यादा वॉल्यूम में जब आप एयर को लेते हैं तो ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके अंदर में जाता है। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है या ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, यानी जो एल्वियोलाई कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है यानी लंग, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है लंग्स और उन कैपिलरीज के बीच में, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। यानी ऑक्सीजन डायरेक्टली उन मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन से अंदर जाके दूसरी तरफ निकल के आ जाता है। तो ये जो डिफ्यूजन है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें प्रेशर कितना है, यानी दोनों जब एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में जो प्रेशर है वो जब मेंटेन रहता है तो डिफ्यूजन अच्छे तरीके से होता है। और दूसरा वो इस पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है और किस डेंसिटी की, यानी किस अमाउंट का एयर या ऑक्सीजन अंदर में जा रहा है। जैसे कि अगर आपने कभी किसी से सुना होगा या आप कभी गए होंगे, जब आप कभी ऊंचे एरिया में जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, तो वहाँ पे एयर बिरली हवा होती है, यानी कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हवा का बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अपने आप ही प्रेशर भी कम हो जाता है, जो एयर का जो प्रेशर है अंदर में वो भी कम हो जाता है। तो उसके कारण कैसी कंडीशन आती है, हाइपोक्सीमिया जिसको हम कहते हैं, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम नीचे रहते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है, एयर का जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा है। तो जब हम इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों को और भी एनहांस कर रहे हैं, यानी हम इस डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा रहे हैं। तो हम लंग की जो एक्सचेंज की कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। आप एक बार में ही जब अच्छे से सांस ले रहे हैं तो पूरा का पूरा लंग्स का इस्तेमाल आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप इस ब्रीदिंग को कंटिन्यूसली करेंगे, इसको करना कैसे, जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं सेम उसी तरीके से, बस माउथ से करना है इसको। आप धीरे भी कर सकते हैं और जोर से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा धीरे है और इसी को आप बहुत जल्दी फास्ट भी कर सकते हैं। ये अगर आप कई महीनों तक अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं कुछ मिनटों के लिए, तो आप अगर आज अभी अपने नोट करें कि आप 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 12 से 14 सांसें एक आदमी लेता है, लेकिन अगर आप ये वाला जो प्राणायाम है इसको कंटिन्यूसली करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 3-4 महीने बाद आपका जो ब्रीदिंग है, 1 पर मिनट की जो आपकी ब्रीदिंग है वो 7-8 तक पहुंच गई है। यानी आप उतना ही ऑक्सीजन और कार्बन, उतना ही ऑक्सीजन आप ले सकते हैं कम ब्रीदिंग में, जो कि आप पहले ऑलमोस्ट डबल ब्रीदिंग में आप लिया करते थे। तो नेचुरली आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, और सिर्फ लॉन्जिविटी नहीं बढ़ेगी, आपकी सिर्फ उम्र नहीं बढ़ेगी, आपकी स्वास्थ्य की उम्र बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ समय बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको इन सब चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा हुआ और कैसा लगा आपको। वेगल स्टिमुलेशन के लिए जैसा मैंने कहा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें से एक्टिवेटेड होता है और ये रिलैक्सेशन को बढ़ाता है। रिलैक्सेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। क्योंकि आप कुछ भी दवाइयाँ लेते हैं या कोई भी आप किसी भी तरीके का इलाज लेते हैं तो आपको बाहर से जो मिलता है वो सिर्फ एक असिस्टेंस मिलता है, आपको सिर्फ बाहर से एक हेल्प मिलती है। हीलिंग तो बॉडी खुद ही करती है। अगर आपको समझना है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और वेगल स्टिमुलेशन किस तरीके से काम कर सकता है, तो आप मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में शामिल करें और देखिए आपको क्या फ़ायदा मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।